Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our science book of 8th class in this video. Dear students, as you know we have completed our second lesson and we have also completed the question answers of this second lesson. सेकेंड लेसन के क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोग कर चुके हैं, लेसन भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं एंड टुडे वी विल ट्राई टू कंप्लीट आवर रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस लेसन. आज हम लोग ट्राई करेंगे इस लेसन का जो रिमेनिंग पार्ट है, जो बचा हुआ हिस्सा है, उसको कंप्लीट करने का. एंड टुडेज रिमेनिंग पार्ट इज, और आज का जो रिमेनिंग पार्ट है यानी कि बचा हुआ हिस्सा जो है इस लेसन का, वो है एक्सटेंडेड लर्निंग यानी विस्तारित अधिगम. विस्तारित यानी कुछ विषय से आगे की चीजें सीखने का कुछ एक्टिविटी. ऐसी कुछ यहाँ पर प्रोजेक्ट और एक्टिविटी दी गई है जिनके थ्रू हम लोग लर्न करेंगे कुछ एक्सटेंडेड नॉलेज यानी विस्तारित या और ज्यादा फैला हुआ कुछ नॉलेज हम लोग यहाँ पर लर्न करने वाले हैं इस एक्टिविटी के थ्रू. एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट्स, यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज और कुछ प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं जिनके थ्रू हम लोग ये सब करने वाले हैं. और यहाँ एक पिक्चर भी शो किया गया है जिसमें आप देख सकते हैं इट इज ए ट्यूब स्टैंड, टेस्ट ट्यूब स्टैंड. ये यहाँ पर टेस्ट ट्यूब्स लगी हुई है 2 और इसका ये स्टैंड है. देर आर 2 ट्यूब्स, 2 ट्यूब्स यहाँ पर शो की गई है, ट्यूब नंबर 1, ट्यूब नंबर 2, A and B, and there is a balloon which is unflattened on the test tube number B. So let's start the activity. आइए एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं. समझना कि यहाँ पर क्या एक्टिविटी हमारे लिए दी गई है और इस एक्टिविटी के थ्रू हम लोग क्या सीखने वाले हैं. पुल आउट ए ग्रैम और बीन प्लांट. पुल आउट मीन्स उखाड़ लीजिए, निकाल लीजिए. आपके जो फील्ड है, खेत है, वहाँ पर जो ग्रैम यानी चने का या फिर बीन यानी कोई भी फली वाला जो प्लांट होता है उसको आप उखाड़ लीजिए, क्योंकि हम लोगों को उसकी जो रूट की स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर ऑब्जर्व करनी है. तो उसके लिए हम लोग उसको ज़मीन में से पुल आउट कर लेंगे, अपरूट कर लेंगे यानी उखाड़ लेंगे. पुल आउट एक ग्रैम यानी उखाड़ लीजिए या खींच लीजिए बाहर. एक ग्रैम यानी एक चने का और बीन यानी एक या फिर एक फली का प्लांट यानी पौधा. फ्रॉम द फील्ड यानी खेत से. ऑब्जर्व इट्स रूट्स, इसकी जो रूट्स हैं, जो इसकी जड़ें हैं, उनको ऑब्जर्व कीजिए. यू विल फाइंड, आप पाएंगे राउंड स्ट्रक्चर्स यानी गोल संरचनाएं, गोल स्ट्रक्चर आप पाएंगे कॉल्ड रूट नोड्यूल्स, जो कहलाते हैं रूट नोड्यूल्स यानी जड़ों के ऊपर लगी हुई गांठें. रूट नोड्यूल्स वो कहलाते हैं. ऑन द रूट्स, रूट्स के ऊपर. ड्रॉ ए डायग्राम, एक डायग्राम ड्रॉ कीजिए ऑफ द रूट, रूट का. एंड शो द रूट नोड्यूल्स, और रूट नोड्यूल्स को शो कीजिए. डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी एंड यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी एज ए रिटन वर्क आल्सो इन योर नोटबुक. आपकी नोटबुक में रिटन वर्क के रूप में भी आपको इसको करना है. यू हैव टू नोट डाउन द क्वेश्चन फर्स्ट, पहले आपको ये क्वेश्चन नोट डाउन कर देना है. एंड देन यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम, और आंसर में आपको ये वाला जो डायग्राम है वो आपको ड्रॉ करना है. रूट्स ऑफ ए लेग्यूमिनस प्लांट एंड रूट नोड्यूल्स. यू हैव टू मेंशन द टॉपिक एंड देन यू हैव टू ड्रॉ दिस पिक्चर. दिस इज ए पिक्चर ऑफ ए रूट. ये रूट का पिक्चर है और इसमें आप देख पा रहे होंगे दीज आर द रूट नोड्यूल्स. ये जो आपको राउंडेड स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं कहीं कहीं पर, दीज आर द नोड्यूल्स, रूट नोड्यूल्स. सो यू हैव टू ड्रॉ द रूट्स डायग्राम एंड देन लेबलिंग द रूट नोड्यूल्स. यहाँ पर आपको लेबलिंग करनी है इनकी, इनको नामांकित करना है. एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू आपको यहाँ पर शो करना है, मेंशन करना है रूट नोड्यूल्स. So it is the answer of the first question of activities. और ये है इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि इसमें आपको एक डायग्राम शो करना है, ड्रॉ करना है. और कभी आपको अगर ऐसा मौका मिलता है, कभी आपको इस तरह का एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है कि आप
इस तरह के किसी फील्ड में जाते हैं जहाँ पर ग्रेम की जो क्रॉप है वो जहाँ पर ग्रो आपको मिल जाती है, चने की फसल आपको अगर उगी हुई मिल जाती है, तो वहाँ पर आप उस एक पूछ करके जो ऑनर है, वहाँ के मालिक है उस फील्ड के, उनको पूछ करके आप एक कोई चने का जो प्लांट है, या फिर कभी अगर मूंग का खेत है, आप शायद अगर आपके खुद के भी खेत है, तो जो अपना रेनी सीजन होती है, बारिश की मौसम होती है जो अभी स्टार्ट हो गया है, तो अभी जब हम खेतों में मूंग और मोठ की फसल बोई जाएगी, तो जब वो थोड़े से बड़े हो जाएंगे प्लांट्स, तो आप उनको भी पुल आउट करके उनकी जो रूट्स है उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं. देन यू कैन डू द एक्टिविटी आफ्टर सम डेज व्हेन द क्रॉप्स विल बी देयर इन द फील्ड्स आफ्टर रेनी सीजन. रेनी सीजन के बाद में जब जो क्रॉप होगी मूंग मोठ की, तब आप ये एक्टिविटी प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं. राइट नाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन एज ए रिटन वर्क. अभी जो आपको ये करना है, ये क्वेश्चन रिटन वर्क के रूप में करना है. You also have to mention the extended learning activities and projects. Then you have to note down the question and then you have to draw the picture. Question number 2. Collect the labels. Labels को collect कीजिए from the bottles of jams. जो जैम आते हैं यानी जो मुरब्बा आता है, आंवले का मुरब्बा आता है जैम, तो जैम की जो बोतल आती है बाजार में, उसके ऊपर जो लेबल एक स्टिक किया हुआ रहता है, चिपकाया हुआ रहता है, उस तरह के लेबल आपको कलेक्ट करने हैं. एंड जेलीज, जैम्स एंड जेलीज, तो जैम जो बोतल में आता है या जेली जिस बोतल में आती है, उसके ऊपर जो एक स्टिक रहता है, चिपका रहता है, वो आपको कलेक्ट करना है. राइट डाउन द लिस्ट ऑफ कंटेंट्स, और आपको लिखने हैं, बनानी है एक लिस्ट उसके कंटेंट्स की, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों से वो जैम या जेली बनी हुई है, उसको हम कहेंगे कंटेंट्स. तो कंटेंट्स की आपको लिस्ट बनानी है प्रिंटेड ऑन द लेबल्स, लेबल के ऊपर जो प्रिंट होते हैं. तो ये आपको बहुत सारे स्टिकर कहीं पर कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपके पास में कोई जैम आपके घर पर अवेलेबल है, यानी मुरब्बा आंवले का कभी लाए हैं और उसका बॉटल या उसका कैन आपके घर पर है, तो उसके ऊपर जो स्टिकर चिपका हुआ रहता है, वहाँ आपको जो इंग्रेडिएंट्स है, उसके जो अंदर जो चीज़ों जिन से वो बना है, उसकी एक लिस्ट बनी हुई मिलेगी आपको. तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं वहाँ से आप नोट कर सकते हैं. इफ़ इट इज़ अवेलेबल यू शुड ट्राई टू डू दिस आंसर. अगर आपके पास में ये अवेलेबल है तो आपको ये आंसर करने की कोशिश करनी चाहिए. अदरवाइज यू डोंट नीड टू डू दिस वन. If you don't have any type of jam or jelly at your home, you don't need to do this one. घर पर अगर आपके जैम और जेली अवेलेबल नहीं है तो आपको ये क्वेश्चन नहीं करना है. क्वेश्चन नंबर 3, विजिट ए डॉक्टर. एक डॉक्टर के पास जाइए विजिट करने के लिए, देखने के लिए. फाइंड आउट, पता कीजिए, वाई एंटीबायोटिक्स शुड नॉट बी ओवर यूज्ड. और पता कीजिए कि जो एंटीबायोटिक है वो ओवर यूज्ड क्यों नहीं करनी चाहिए. ओवर यूज, देखिए यूज का मतलब तो होता है काम में लेना, ओवर यूज का मतलब है जरूरत से ज्यादा काम में लेना. तो हमें जो एंटीबायोटिक है वो ओवर यूज क्यों नहीं करनी चाहिए, शुड यानी चाहिए. तो ये सब हम लोग स्टडी कर चुके हैं लेसन में कि ओवर यूज अपन करते हैं अगर एंटीबायोटिक्स का, तो वो बाद में जाके इफेक्ट लेस हो जाती है. बाद में फिर शरीर को, अपनी बॉडी को उसकी आदत बन जाती है ज़्यादा एंटीबायोटिक लेने की, और बाद में फिर वो उसकी जो इफेक्ट है, उसका जो प्रभाव है वो कम हो जाता है आगे जा कर के. प्रिपेयर ए शॉर्ट रिपोर्ट, और एक शॉर्ट रिपोर्ट आप तैयार करें. तो इसका एक क्वेश्चन अपन कर चुके हैं ऑलरेडी. मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन सा वो क्वेश्चन था. शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नॉट दिस वन. हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था जिसमें, यस, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9. जो क्वेश्चन नंबर 9 हमने किया था कि व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, की एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स, क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं. तो इसका जो हमने आंसर लिखा था वही आंसर इसका भी है.
कि हमें ओवर यूज क्यों नहीं करनी चाहिए एंटीबायोटिक्स को। तो ये एक पैराग्राफ है, इट इज़ ए पैराग्राफ रिलेटेड टू दिस वन। ये एक पैराग्राफ है जो कि इससे रिलेटेड है और इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई है कि ओवर यूज या फिर हमें यूजलेस तरीके से हमें ओवर यूज क्यों नहीं करना चाहिए, या फिर जब इसकी नेसेसिटी नहीं हो, जब इसकी नीड नहीं हो तो क्यों नहीं इसको लेना चाहिए, ओवर डोज क्यों नहीं लेना चाहिए, रॉन्ग डोजेज में उसको क्यों नहीं लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इसको 2-3 बार स्टडी कर लिया है, लेसन के बिटवीन भी हमने किया था। और इसी तरह से ये पूरा पैराग्राफ आपने नोट डाउन किया है 9th क्वेश्चन में। सो इट इज नॉट नीड टू राइट इट अगेन इन द क्वेश्चन नंबर 3। तो ये इसकी ज़रूरत नहीं है कि आप इसको अगेन इसको नोट डाउन करें क्वेश्चन नंबर 3 में। सो यू डोंट नीड टू डू सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन इन एज ए रिटर्न वर्क। आपको सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन रिटर्न वर्क में नहीं करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको डायग्राम जरूर बनाना है। नाउ इट इज ए प्रोजेक्ट इन द क्वेश्चन नंबर 4। अब एक प्रोजेक्ट आ गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, जो कि हम लोगों को अंडरस्टैंड करना है, समझना है। प्रोजेक्ट, व्हाट इज द प्रोजेक्ट, लेट अस सी इट। आइए देखते हैं इसको। रिक्वायरमेंट क्या है इसकी, यानी ये प्रोजेक्ट करने के लिए हमें आवश्यकता क्या क्या, किन किन चीज़ों की पड़ेगी। 2 टेस्ट ट्यूब्स, 2 टेस्ट ट्यूब्स चाहिएगी अपने को, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी शो की गई है। इट इज़ फर्स्ट टेस्ट ट्यूब, इट इज़ द सेकंड टेस्ट ट्यूब, जिसको हम हिंदी में परख नली कहते हैं, कांच की ट्यूब होती है ये। तो ऐसी 2 अपने को टेस्ट ट्यूब्स चाहिएगी। मार्कर पेन, जो कि ग्लास के ऊपर भी चल जाता है, मार्कर पेन, ऐसा एक ब्लैक कलर का मार्कर पेन चाहिएगा। शुगर यानी चीनी चाहिएगी थोड़ी। यीस्ट पाउडर, जो कि शुगर को कन्वर्ट कर देता है एल्कोहल में, यीस्ट पाउडर के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा है लेसन में, वो चाहिएगा। 2 बैलून्स, 2 गुब्बारे चाहिएंगे। एंड लाइम वाटर, और चूने का पानी, जो चूना होता है कली चूना, उसका पानी जो होता है वो लाइम वाटर कहलाता है, वो चाहिएगा। तो ये सारी जो थिंग्स हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, वो अपने को रिक्वायर्ड रहेंगे इस प्रोजेक्ट के लिए। तो क्या करना क्या है इसमें, टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, 2 टेस्ट ट्यूब्स लीजिए, एंड मार्क देम ए एंड बी, उनको मार्क कर दीजिए ए और बी, उनके ऊपर लिख भी सकते हैं आप ए एंड बी, उनको मार्क कर दिया मार्कर से। क्लैंप दीज ट्यूब्स, अब इन ट्यूब्स को क्लैंप यानी उनको एक अटका दिया। क्लैंप यानी होता है अटकाना, हालांकि क्लैंप पकड़ को कहते हैं। पकड़, कई जो पकड़ होती है, पकड़ का मतलब ऐसे कुछ छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट आते हैं जिनके द्वारा अपन किन्हीं चीज़ों को पकड़ सकते हैं। ऐसे कुछ जिसको हम हिंदी में पकड़ ही कह सकते हैं, जैसे चिमटी कह सकते हैं अपन, चिमटी। और चिमटी से पकड़ने को भी क्लैंप कहेंगे, चिमटी को भी क्लैंप कहेंगे और चिमटी से पकड़ने को भी क्लैंप कहेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, इनको पकड़ लिया है, चिमटी में अटका दिया। अब यहाँ पर चिमटी में नहीं अटका करके इनको इस स्टैंड में क्लैंप किया है, यहाँ पर पकड़ा है इनको। तो यहाँ लिखा है क्लैंप दीज ट्यूब्स, इन ट्यूब्स को पकड़िए, इन ए स्टैंड, एक स्टैंड में, एंड फिल देम, और उनको भरिए विद वाटर यानी पानी के साथ इनको भरिए, लिविंग सम स्पेस एट द टॉप, टॉप पे कुछ स्पेस छोड़ते हुए, यानी पूरा फुल नहीं इसको फिल करना है, टॉप पे कुछ स्पेस लीव करते हुए, कुछ जगह छोड़ते हुए दोनों में, दोनों को अपन ने वाटर से फिल कर दिया है। पुट 2 स्पून फुल ऑफ शुगर, अब 2 चम्मच स्पून फुल ऑफ शुगर, यानी 2 जो चम्मच अपन ने लिए थे छोटे चम्मच, वो 2 चम्मच 2 स्पून फुल ऑफ शुगर, वो 2 चम्मच शुगर यानी चीनी के भर के, इन ईच ऑफ द टेस्ट ट्यूब। ये जो 2 टेस्ट ट्यूब है, दोनों में हमने हर एक में 2 टेबल स्पून, जो फुल ऑफ 2 टेबल स्पून यानी 2 टेबल स्पून भर के शुगर जो है, एक ए में भी डाल दी है और बी में भी डाल दी है। इनफ्लेट द 2 बैलून्स इनकम्प्लीटली, इनफ्लेट यानी फुलाइए, फ्लैट करना यानी फुसाना, और इनफ्लेट यानी फुलाना। तो इनफ्लेट कीजिए यानी फुलाइए द 2 बैलून्स, 2 गुब्बारों को, 2 बैलून्स को आप इनफ्लेट कीजिए, फुलाइए, इनकम्प्लीटली, पूरा नहीं फुलाना है उसको, कंप्लीट नहीं करना है फुला करके उसको, इनकम्प्लीटली यानी
अधूरा फुलाना है उनको। नाउ टाई द बैलून्स ऑन द माउथ्स ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। अब हर एक टेस्ट ट्यूब के मुंह पर क्या करना है, उन बैलून्स को आपको टाई यानी बांध देना है। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर भी एक बैलून बंधा हुआ है, टाई किया हुआ है, और इसके ऊपर भी ये बैलून आपने आधे आधे फुला करके इनकम्प्लीट इनफ्लैट करके आपने इनको टाई कर दिया है। कीप देम इन ए वार्म प्लेस। अब इनको रखिए आप वार्म प्लेस यानी गर्म जगह पर, अवे फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट से दूर। यहाँ पर दोनों में ही डाली है अपन ने, हाँ दोनों में ही शुगर डाली है, चलो ठीक है, दोनों में शुगर डाली है, दोनों में वाटर पहले डाला है, उसके बाद शुगर ऐड की है दोनों में, फिर उसको एक एक दोनों के ऊपर जो बैलून है वो हमने इनफ्लैट करके टाई कर दिया है। और अब क्या किया है, नाउ टाई द बैलून ऑन द माउथ ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। हर एक टेस्ट ट्यूब के माउथ पर यानी मुंह पर अपन ने बैलून को टाई कर दिया, बांध दिया। कीप देम इन ए वार्म प्लेस। अब इनको गर्म स्थान पर रखना है। अवे फ्रॉम सनलाइट, सूरज की रोशनी से दूर। वॉच द सेटअप एवरी डे, हर सेटअप को हर दिन देखिए। फॉर नेक्स्ट 3 to 4 days, अगले 3-4 दिनों तक इस सेटअप को रोज देखिए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस, आपकी ऑब्जर्वेशन यानी आपका जो अध्ययन है, आप जो देखेंगे उसको रिकॉर्ड कीजिए, लिखिए। एंड थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, और जो समझाने का क्या मतलब है, थिंक यानी विचार, ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, और एक एक्सप्लेनेशन यानी समझाने का विचार जो है वो आपको क्या समझ में आता है उसमें से वो आपको लिखना है। अब देखिए ये आपने कर लिया है। नाउ टेक अनोदर टेस्ट ट्यूब फिल्ड 1/4 विद लाइम वाटर। अब आपने ये दोनों जो टेस्ट ट्यूब्स थी वो तो आपने ऐसा कर ही लिया है, उसमें दोनों में आपने जो बैलून है वो बांध दिया था उनके माउथ पर। अब आपको एक और थर्ड जो है वो टेस्ट ट्यूब और लेनी है। उसको क्या करना है, फिल्ड 1/4 विद लाइम वाटर। 1/4 यानी 25%। 4 का 1/4 का मतलब है अगर किसी चीज के 4 पार्ट हैं तो उसमें से 1 पार्ट, यानी अगर किसी टेस्ट ट्यूब के 4 पार्ट आप मान लेते हैं तो उसमें से 1 पार्ट आपको फिल करना है। 25% ही फिल करना है आपको लाइम वाटर यानी चूने का पानी। रिमूव द बैलून फ्रॉम टेस्ट ट्यूब बी। अब टेस्ट ट्यूब बी में से आपको क्या करना है, वो जो बैलून था टेस्ट ट्यूब बी के अंदर, जो बैलून था जो फूल गया था, उसको आपको यहां से हटाना है। हटाना इस तरह से है कि इसके अंदर जो गैस भरी है वो निकलनी नहीं चाहिए। यहां पर लिखा हुआ है ये सच ए मैनर, इन सच ए मैनर, यानी इस तरह से आपको इसको कराना, टेस्ट ट्यूब बी के ऊपर से इनको रिमूव यानी हटाना है। दैट गैस इनसाइड द बैलून, कि जो बैलून के अंदर की जो गैस है, डज नॉट एस्केप, वो बाहर नहीं निकले। एस्केप यानी बचकर निकलना होता है, तो वो बैलून के अंदर की गैस निकलनी नहीं चाहिए। इस तरह से उस बैलून को आपको टेस्ट ट्यूब नंबर बी से हटा लेना है, रिमूव कर लेना है। फिट द बैलून ऑन द टेस्ट ट्यूब। अब जो आपकी तीसरी जो टेस्ट ट्यूब थी ना, जिसमें आपने 25% यानी 1/4 लाइम वाटर लिया है, वहां उस बैलून को जो आपने हटाया है, टेस्ट ट्यूब नंबर बी से आपने जो बैलून, फूला हुआ बैलून हटाया है, उसको आपको इस थर्ड वाली लाइम वाटर वाली टेस्ट ट्यूब पर फिट करना है। एंड शेक वेल, और हिलाना है उसको। यानी हिलाना क्या है कि उस टेस्ट ट्यूब के अंदर का जो लाइम वाटर है वो उस बैलून के अंदर चला जाए, फिर वापस आ जाए उसमें। ऑब्जर्व एंड एक्सप्लेन, इसको ऑब्जर्व कीजिए और एक्सप्लेन कीजिए। तो देखिए क्या होगा, एक्चुअली क्या होगा इसमें कि हमने लिया क्या है इस टेस्ट ट्यूब में। तो इस टेस्ट ट्यूब में हमने वाटर लिया था सबसे पहले, उसके बाद इसमें क्या मिला दी हमने, शुगर, और उसमें फिर यहाँ पर देखिए एक चीज़ यहाँ पर इन्होंने भूल गए हैं ये कि इन दोनों में से एक में यीस्ट का पाउडर मिक्स करना था, वो किया है। इसमें क्या है, शुगर मिलाई है, इसमें वाटर थी, शुगर दोनों में ऐड की है, लेकिन यहाँ या तो अपन इसको पढ़ना भूल गए यीस्ट पाउडर डालने का, क्योंकि यीस्ट पाउडर अपन ने शुरू में तो लिया है यीस्ट का पाउडर, लेकिन डालने का यहाँ पर अपन ने
2 tablespoon of sugar in each of the test tube. Add स्पूनफुल ऑफ, ये छूट गई थी सॉरी, तभी मैं सोच रहा हूँ कि इनमें डिफरेंस क्या है। फिर दोनों में अपन इक्वल कर रहे हैं तो डिफरेंस यही है। अभी मैंने जैसा आपको बताया अभी कि कहीं कुछ छूटा है, तो छूटा ये है कि दोनों में हमने वाटर लिया, दोनों में हमने चीनी मिलाई, शुगर ऐड की, लेकिन अंतर क्या रखा, इसमें हमने यीस्ट पाउडर 1 चम्मच और डाल दिया, इसमें हमने यीस्ट पाउडर नहीं डाला। तो जब इसमें यीस्ट पाउडर नहीं डाला तो इसका जो बैलून था वो एज इट इज जैसा अपन ने रखा था वैसा ही रहा, बल्कि उसमें से हवा भी निकल गई, क्योंकि यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं हुई है, केवल बस पानी में चीनी मिलाई हुई है और कुछ नहीं है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर पानी में चीनी मिलाने के बाद उसमें यीस्ट पाउडर भी ऐड किया है 1 चम्मच, और फिर ये आपका बैलून यहाँ पर टाई किया गया है। तो होता क्या है, ये रिएक्शन अपन ऑलरेडी रीड कर चुके हैं लेसन के अंदर कि अगर अगर शुगर में अगर यीस्ट का पाउडर ऐड कर दिया जाता है, शुगर में यानी चीनी में, या प्राकृतिक जो नेचुरल जो शुगर होती है, प्राकृतिक जो चीनी मिठास होती है, उसमें अगर यीस्ट पाउडर डाल दिया जाता है तो वहाँ एक रिएक्शन होती है जिसका नाम होता है फर्मेंटेशन। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि फर्मेंटेशन होता है, और वहाँ होता क्या है, वहाँ पर ये जो यीस्ट का पाउडर है उस शुगर को किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्कोहल में। तो शुगर का जो पाउडर था जो हमने इसमें डाला था, उसने इसके अंदर जो शुगर हमने मिलाई थी, चीनी जो मिलाई थी, उसको कन्वर्ट कर दिया एल्कोहल में। यहाँ वो शुगर एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगी और साथ ही एक गैस भी निकलेगी, और वो गैस निकल करके इस बैलून के अंदर जाएगी, और इसके कारण से ये बैलून जो है इन्फ्लेट होगा यानी फूलेगा। ये वाला बैलून नहीं फूला, लेकिन टेस्ट ट्यूब बी वाला बैलून फूला है। कारण क्या है कि इसमें फर्मेंटेशन की जो रिएक्शन है वो नहीं हुई, तो कार्बन डाइऑक्साइड या जो गैस बननी थी वो नहीं बनी। और यहाँ पर फर्मेंटेशन की रिएक्शन हुई, यहाँ यीस्ट पाउडर था तो उसने फर्मेंटेशन किया, जो शुगर थी उसको तो बदल दिया, कन्वर्ट कर दिया उसने एल्कोहल में, और यहाँ एक इस रिएक्शन में एक गैस भी निकलती है, और उस गैस के कारण से ये जो बैलून था वो इन्फ्लेट हो गया, फूल गया। अब क्या किया अपन ने कि इस बैलून के अंदर जो गैस निकली है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो रिएक्शन हुई थी उसके कारण से जो गैस निकली है वो कौन सी गैस है, इस चीज को चेक करने के लिए आगे का काम किया गया है कि हमने एक और टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर हमने लाइम वाटर लिया, चूने का पानी लिया, और उस लाइम वाटर को फिर अपन ने इस गैस के अंदर, ये जो इन्फ्लेटेड बैलून है इसके अंदर इस बैलून को हटा के उस लाइम वाटर वाली टेस्ट ट्यूब पे टाई किया और हिलाया, उसको शेक वेल किया, अच्छी तरह हिलाया। तो होता क्या है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसका ये स्पेसिफिकेशन होता है कि वो जब लाइम वाटर के साथ मिक्स होती है तो वो मिल्की हो जाता है। लाइम वाटर जो है वो दूधिया कलर का हो जाता है, मिल्की कलर का हो जाता है। तो जैसे ही अपन उस लाइम वाटर वाली जो टेस्ट ट्यूब है उसके ऊपर इस इन्फ्लेटेड जो बैलून है उसको ले जा करके टाई करेंगे और हिलाएंगे, तो ये इसके अंदर जो गैस होगी वो उस लाइम वाटर से मिक्स होगी, और वहाँ वो लाइम वाटर का कलर चेंज हो जाएगा और वो अब हो जाएगा मिल्की, दूध जैसा हो जाएगा। तो ऐसा होने से अपने को ये प्रूव हो जाएगा कि यहाँ पर जो गैस बनी है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। इट इज ए चेकिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की चेकिंग होती है कि अगर हम वहाँ लाइम वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिक्स करते हैं तो जो लाइम वाटर होता है उसका कलर चेंज हो जाता है, वो मिल्की हो जाता है, दूधिया कलर का हो जाता है। तो ये ऐसा एक अपन ने ये प्रोजेक्ट किया है यहाँ पर, और इसमें हमने हर चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया है कि एक्चुअली यहाँ पर क्या चीज़ हुई है और किस तरह से कौन सी गैस यहाँ पर प्रोड्यूस होती है, और उस गैस का अपन ने चेकिंग भी किया है कि वो कौन सी गैस थी, और किस तरह हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस की चेकिंग कर सकते हैं
लाइम वाटर के द्वारा, ये भी हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया है। तो ये एक ऑब्जर्वेशन था। अगर हम स्कूल ओपन होगी तो आपको ये जो एक्सपेरिमेंट है ये करके दिखाने की कोशिश करेंगे और अपन ये एक्सपेरिमेंट क्लास में भी करेंगे। तो अभी आपको ये रिटर्न वर्क में कुछ नहीं करना है, तो फोर्थ वाला क्वेश्चन भी आपको रिटर्न वर्क में नहीं करना है। केवल आपको क्वेश्चन नंबर 1 आपको रिटर्न वर्क में करना है। बाकी क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये जो क्वेश्चंस हैं ये केवल अंडरस्टैंडिंग के थे, जो आपको मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। एंड नाउ द लास्ट पैराग्राफ इज हियर। यहाँ पर अब लास्ट पैराग्राफ आ गया है, जो कि और इसी के साथ ये लेसन जो सेकंड है वो कंप्लीट हो जाएगा। डिड यू नो, क्या आप जानते थे? तो इसको हम स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है, और उसके साथ ही अपना ये जो नॉलेज है सेकंड लेसन का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। डिड यू नो, क्या आप जानते थे? क्या चीज यहाँ, क्या फैक्ट ये बता रहे हैं अपने को? बैक्टीरिया हैव लिव्ड ऑन द अर्थ। बैक्टीरिया रह चुके हैं, हैव लिव्ड यानी बैक्टीरिया जो है वो रह चुके हैं ऑन द अर्थ यानी धरती पर, फॉर मच लॉन्गर देन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स यानी मनुष्यों से भी मच लॉन्गर यानी ज्यादा लंबे समय से जो बैक्टीरिया है वो धरती पर रह रहे हैं। यहाँ पर सिंस फॉर का यूज हो गया है तो इसलिए रह रहे हैं। तो बैक्टीरिया, अब देखिए अपन ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के 4 कैटेगरी के बारे में पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। उसमें से एक कैटेगरी है बैक्टीरिया, जीवाणु। तो बैक्टीरिया जो है वो धरती पर, अर्थ पर ह्यूमन बींग से भी लॉन्गर टाइम से रह रहे हैं। यानी मनुष्य जब से धरती पर रह रहा है उससे भी बहुत पहले से बैक्टीरिया इस धरती पर रह रहे हैं। क्या आप ये बात जानते थे? यही तो टॉपिक है, डिड यू नो, क्या आप जानते थे? और क्या बैक्टीरिया के बारे में बताया गया है यहाँ पर? दे आर सच हार्डी ऑर्गेनिज्म। ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो इतने कठोर जीव होते हैं। हार्डी ऑर्गेनिज्म यानी दे आर सच हार्डी ऑर्गेनिज्म्स, कि वो इतने हार्डी ऑर्गेनिज्म होते हैं, कि इतने कठोर वो जीव होते हैं बैक्टीरिया, दैट दे कैन लिव, कि वो रह सकते हैं अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस। अत्यधिक जो चरम परिस्थितियां होती है, बहुत जो खतरनाक परिस्थितियां होती है, एक्सट्रीम जो कंडीशंस होती है, उनमें भी वो लिव कर सकते हैं। कैन लिव यानी रह सकते हैं बैक्टीरिया। दे हैव बीन फाउंड, वे पाए गए हैं, लिविंग इन बॉइलिंग मडपॉट्स। उबलते हुए जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उनमें भी बैक्टीरिया पाए गए हैं। यानी इतने, बॉइलिंग का क्या मतलब? उबलते हुए, यानी कोई चीज उबल रही है, उसके अंदर जो मिट्टी के बर्तनों को अगर उबाला जाता है तो उन मडपॉट्स में यानी मिट्टी के बर्तनों में भी, उबलते हुए मिट्टी के बर्तनों में भी बैक्टीरिया पाए गए हैं। यानी इतनी हाई टेम्परेचर पर भी वो मिल जाते हैं। एंड एक्सट्रीमली कोल्ड आइसी वाटर, और अत्यधिक बर्फ जैसे ठंडे पानी में भी वो पाए जाते हैं बैक्टीरिया। दे हैव बीन फाउंड इन लेक्स ऑफ कॉस्टिक सोडा, वो कास्टिक सोडे की जो झीलें हैं उनमें भी पाए जाते हैं बैक्टीरिया। एंड इन पूल्स ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड बहुत खतरनाक होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड के जो कंसंट्रेटेड यानी गाढ़ा, कंसंट्रेटेड का मतलब होता है गाढ़ा, गाढ़े सल्फ्यूरिक एसिड के जो पूल, यानी अपन छोटा तालाब अगर मान लें उसको, पूल यानी तालाब होता है, या छोटी कुछ बनाई हुई जगह जहां पर कोई चीज, जैसे स्विमिंग पूल का नाम सुना होगा आपने, जहां पानी को भरा जाता है। तो इसी तरह का अगर पूल अपन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड काफी खतरनाक होता है, जल जाते हैं अपन उससे, तो इसमें भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। दे कैन सर्वाइव, ये जीवित रह सकते हैं एट डेप्थ ऑफ द सेवरल किलोमीटर्स, ये कई किलोमीटर की डेप्थ यानी गहराई पर भी सरवाइव कर सकते हैं, यानी जीवित रह सकते हैं। दे प्रोबेबली कैन सर्वाइव इन स्पेस, वे प्रोबेबली यानी संभवतया, कैन सर्वाइव यानी जीवित रह सकते हैं इन स्पेस यानी
आकाश में, अंतरिक्ष में, ठू यानी भी, यानी लगभग ऐसा अंदाजा है वैज्ञानिकों का कि अंतरिक्ष में भी ये सरवाइव कर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। ए काइंड ऑफ बैक्टीरियम, एक प्रकार है बैक्टीरियम यानी बैक्टीरिया का, वॉज रिकवर्ड, ये पाए गए हैं फ्रॉम ए कैमरा। एक कैमरा में, एक कैमरा जो होता है बहुत जो हाई एफिशिएंसी के जो कैमरे होते हैं जो बहुत दूर दूर से फोटोज ले सकते हैं, ऐसे कैमरा में पाया गया है एक बैक्टीरिया विच स्टूड ऑन द मून, जो कि पड़ा था मून यानी चंद्रमा पर फॉर 2 years, 2 वर्षों से। 2 वर्षों से कोई कैमरा वहां पर था, हाई डेफिनेशन का, हाई एफिशिएंसी का कैमरा वहां पर कोई लगा हुआ था चंद्रमा पे, उसमें भी बैक्टीरिया पाए गए हैं। देयर इज प्रोबेबली नो एनवायरमेंट इन विच बैक्टीरिया कैन नॉट सर्वाइव। देयर इज प्रोबेबली नो एनवायरमेंट, यानी प्रोबेबली यानी संभवतया, देयर इज नो एनवायरमेंट यानी ऐसा कोई एनवायरमेंट नहीं है, संभवतया ऐसा कोई एनवायरमेंट नहीं है यानी ऐसा कोई वातावरण नहीं है, इन विच जिसमें कि बैक्टीरिया कैन नॉट सर्वाइव, बैक्टीरिया जीवित नहीं रह सके। यानी बैक्टीरिया हर जगह हैं, उबलते हुए मड पॉट्स में, आइसी वाटर में, स्विमिंग ये सल्फ्यूरिक एसिड के, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के पूल में, यहाँ तक कि स्पेस में, मून पर, तो ऐसी कोई एनवायरनमेंट नहीं है जहाँ पर बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर सकते, जीवित नहीं रह सकते। तो मनुष्य से भी पुराना बैक्टीरिया रह रहा है धरती पर। तो ये होते हैं बैक्टीरिया और ये दुनिया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जिसके बारे में हमने स्टडी की है। डियर स्टूडेंट्स, with this paragraph did you know our second lesson is completed now। इसी पैराग्राफ के साथ अपना सेकंड लेसन जो है वो कंप्लीट होता है। टुडे यू हैव टू डू ओनली 1 क्वेश्चन इन रिटन वर्क, केवल एक ही क्वेश्चन आपको रिटन वर्क में करना है, द क्वेश्चन नंबर 1, एंड यू हैव टू ड्रॉ द ड्रॉइंग विच आई हैव टोल्ड यू, जो बता चुका हूं मैं आपको। एंड टाइम इज आल्सो कंप्लीटेड ऑफ टुडेज वीडियो। वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट लेसन इन अवर नेक्स्ट वीडियो। हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट लेसन चैप्टर नंबर 3, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, जो संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगले लेसन में। ओके डियर स्टूडेंट्स, सी यू एंड बाय।